अब नेक्स्ट पेपर ये हमारे पास 24 से 25 वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि टेक्निकल राइटिंग लिखना है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ये सवाल पेपर में कहीं 70 दफ़ा आ गया हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा। टेक्निकल राइटिंग ज़ाहिर सी बात है कि आपका ये सब्जेक्ट है, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना वो आपने सवाल को अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार करना है। टेक्निकल राइटिंग क्या कन्वे करती है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है अबाउट अ टेक्निकल सब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक ऑडियंस फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। क्या करती है जी? एक ऐसी राइटिंग है जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को कन्वे करती है, किसके रिलेटेड? टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड, इन अ स्पेसिफिक ऑडियंस, जिसकी ऑडियंस स्पेसिफिक होती है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि टीचर को पता है कि उसने अपने बच्चों को किस तरह से डील करना है, तो वो इसी तरह की जो है ना वो कह लो कि ऐसी राइटिंग लिखेगा जिससे उसके बच्चों को क्या आ जाए, समझ आ जाए, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग इज सच ऑफ राइटिंग इन विच दैट राइटर इज राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर डिमांड्स डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। क्या करता है राइटर? एक ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड लिखता है जिसमें क्या होता है, दैट रिक्वायर, जो क्या रिक्वायर या डिमांड करता है, डायरेक्शन, पहली बार डायरेक्शन डिमांड करता है, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। एग्जीक्यूटिव समरी को हम कहते हैं साइनॉप्सिस कहते हैं, ये भी आपके एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। पर्पस की बात करें या हम इसकी जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हम नेक्स्ट देखेंगे। हु कैन बी अ टेक्निकल राइटिंग? एक टेक्निकल राइटिंग कौन बन सकता है? टेक्निकल राइटर कौन बन सकता है? एनी वन हु नो अ फ्लेयर ऑफ वर्ड्स, जिसको लफ्ज़ों की रवानी का पता हो और उसकी जो है वो लैंग्वेज अच्छी हो, लैंग्वेज स्किल अच्छी हो, जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ लव करे, और इस तरह की, ये जो बंदा क्या हो सकता है, टेक्निकल राइटर बन सकता है। इसके अलावा जी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो है ना वो हम क्या कर सकते हैं जी, 4 चीज़ आती हैं इसमें। क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्साइजनेस और करेक्टनेस। करेक्टनेस में क्या आ जाएगा कि ग्रामेटिकली जो भी आपने लिखा है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कॉन्साइजनेस में क्या आ जाता है कि आपने जो भी लिखा है वो क्या होना चाहिए, शॉर्ट लिखा होना चाहिए, मतलब ब्रीफ कर देना चाहिए। ये नहीं कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बस आपने 3-4 लाइनों में वो चीज़ क्या कर देनी, इसको शॉर्ट कर देना, ऐसी राइटिंग होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव में क्या होता है कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो लिखनी है। क्लैरिटी में क्या है कि ऐसी जो है ना चीज़ लिखनी है कि जो आपके ऑडियंस है, जो आप जिन्होंने पढ़ना है, वो क्या उनके लिए क्लियर हो, रीडेबल हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल चीज़ें थी। और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल राइटिंग की बात करें तो ये क्या है जी, इट इज़ अ रिटन टू इन्फॉर्म, ये इन्फॉर्म करने के लिए। इसमें आप इसको आप जो पर्पस की हेडिंग बना के एक सेपरेट पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या है कि इन्फॉर्म करने के लिए, राइट करने के लिए, इसके बाद क्या जी, अब डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करने के लिए, और एम्प्लॉयर के लिए और फ्रीलांसर के लिए बेनिफिट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा MS वर्ड और फ्रेम पेंट मार्कर वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कुछ टेक्निकल राइटिंग और इसके पर्पसेस में है ना। इसकी मेरे पास एक बहुत अच्छी सारी PDF थी, मैं ना वो निकालती हूँ और उसमें से आपको ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये है वो PDF। सबसे पहले तो इसमें जो वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद जो है नेक्स्ट पे बात करें तो इसकी टाइप्स है, जिसमें हम देखेंगे जी डिस्क्रिप्टिव, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्टिव में आपको पहले ही बताया था, डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्राइब करना है डिटेल वाइज, ठीक हो गया। उसके बाद है उसके बाद B पॉइंट है हमारे पास सीक्वेंशियल और प्रोसेस, मतलब सीक्वेंस वाइज या एक प्रोसेस वाइज जो है ना वो आपने अपनी राइटिंग लिखनी है, उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस और प्रोसेस। कंपैरिजन और कंट्रास्ट, मतलब जैसे कह लो कंपेयर करना है फिर उसका कंट्रास्ट करना है, मतलब पहले सिमिलैरिटीज़ बयान करनी है फिर डिफरेंस बयान करना है। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट, पहले अपने नताइज बताने हैं फिर उसके दलाइल बताने हैं, मतलब पहले क्या हुआ था और क्या अब इफेक्ट क्या होंगे उनके, ठीक है। फिर आ जाएगी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, पहले आपने प्रॉब्लम बतानी है फिर आपने उसका सोल्यूशन बताना है। तो ये क्या थी हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सपोजिट राइटिंग। सिंपली क्या करना है, आसान तरीका मैं तुहानू दसनी हाँ कि तुसी सिंपली नेम याद कर लेने ने, ठीक है। फिर आपने करना है कि जो अंदर डिटेल लिखनी है ना वो, जैसे मैं अभी आपको एक लाइन की बता रही हूँ ना, वो आपने याद रखनी है, उसको 2-2 लाइनों में लिख के, दैट्स इट, ठीक है। इसी तरह तैयारी करते हैं इंग्लिश की। पर्पस की बात करें इन्फॉर्मेटिव होती है, क्लैरिटी है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होती है। एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ पे इस्तेमाल होती है, एकेडमिक राइटिंग में, टेक्निकल राइटिंग में, जर्नलिज्म में और एजुकेशनल मटेरियल में एट्सेट्रा। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, वही वाली जी
क्या है जी, क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, इसके अलावा कोहेरेंस प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है एंड कंक्लूजन प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट है वो पैराग्राफ वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिंपली चीज़ें थी, हमारा जो है ना पहला क्वेश्चन जो है ना वो क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ओके हो गया। उसके बाद है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल एंड कंपोनेंट्स ऑफ एकेडमिक आर्टिकल। क्या करना है, आर्टिकल का स्ट्रक्चर बताना है और क्या करना है जी, एकेडमिक आर्टिकल के कंपोनेंट बताने हैं। सिंपली बस क्या करना है, पॉइंटर के नाम याद करी जाइए, दैट्स इट। यही इंग्लिश के पेपर में करते हैं। यकीन करें पहला मेरे जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर था, मेरे रट्टे मारे हुए थे, मुझे नहीं पता था, तब मुझे कोई सीनियर गाइड करने वाला नहीं था कि पेपर किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। और यकीन करें ना मैंने कोई पॉइंट सारे पैराग्राफ में यूँ लफंगों की तरह पैराग्राफ में लिखती गई, ना कोई सीक्वेंस और ना कुछ और उधर मुझे जाके भूला हुआ। तो इसका यही हल है। आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में हो भाई, जो भी सेमेस्टर में आप लोग पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट, तो क्या करना है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने, उधर जाके अपनी सेल्फ राइटिंग लिखनी है, इसी चीज़ के नंबर होते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले आपका टाइटल आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर आपकी बॉडी आती है। ठीक है। और बॉडी में आप बैकग्राउंड लिखते हो, मेन पॉइंट लिखते हो, लॉजिक फ्लो लिखते हो, मतलब लॉजिक आर्गूमेंट्स, ये वही वाले पॉइंट है जो हम 70 दफ़ा पिछली दफ़ा पीछे पढ़ चुके हुए हैं। और फिर एंड पे कंक्लूजन होती है। ये इसका क्या आ गया जी, स्ट्रक्चर आ गया। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा है लेकिन ऑप्शनल, लेकिन ये जो है ना वो कह लो कि मानी जाती हैं या कह लो ऐड की जाती हैं। क्या है जी, सब हेडिंग्स लिखी जाती हैं, इसके अलावा कोई ना कोई इमेज, कोटेट्स और इमेज क्या कहते हैं, चार्ट्स वगैरह ऐड की जाती हैं। उसके बाद रेफरेंसेस मैंने बताया था, बिब्लियोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, तो ये भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट ऑफ एकेडमिक आर्टिकल। सबसे पहले देखिए फ्रंट मैटर, पहला पेज होता है, इसमें क्या होता है जी, टाइटल होता है ऑथर का, एब्स्ट्रैक्ट होता है और क्या होता है, कीवर्ड होता है। एब्स्ट्रैक्ट कह लो कि 1-2 लाइनों में आपका जो चीज़ है ना उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बोलते हैं। मेन बॉडी में क्या होता है जी, इंट्रोडक्शन आ गया, लिटरेचर रिव्यू आ गया, मेथडोलॉजी कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, रिजल्ट आ गया, डिस्कशन आ गया, कंक्लूजन आ गया। मेन बॉडी की ये पॉइंट आ गए। बैक मैटर है, मतलब जो अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। ठीक है। इसमें एक्नॉलेजमेंट आ गया। एक्नॉलेजमेंट कहते हैं कि अगर आपने जैसे क्वेश्चनियर जैसे हम कहते हैं, अब आपने एक जगह पे जो है ना अपना आर्टिकल प्रेजेंट किया है। ठीक है। आपने क्या किया कि ना सबको जो है ना वो कुछ क्वेश्चन दे दिए, उससे कहा कि ना ये फिल कर लो, तो ना फिल करके दो। जैसे आपने देखा होगा आपके कॉलेज में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है साइकोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। उन साइको का क्या काम होता है कि वो ना, अल्लाह माफ़ करे ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनका काम यही होता है कि वो क्या करते हैं कि कोई भी इवेंट हो तो वो जो है ना वो क्वेश्चन पेपर देते हैं, सब बच्चों को बांट रहते हैं कि आप जो है ना हमारा ये सर्वे है तो काइंडली इसको फिल कर दें। तो वो जो है ना वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमसे कोई जो हमारी राय ले रहे होते हैं ना उसको हम एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। रेफरेंसेस की मैंने पहले बात कर दी थी। अपेंडिसेस क्या होता है, जो लास्ट पे हम लिखते हैं। ठीक है। जैसे वही वाला योर ओबीडेंटली, योर अफेक्शनली, योर सिंसियरली, इस तरह करके। ठीक है। तो रेफरेंसेस हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ था। तो ये हमारे पास जो है ना क्या हो गया, इसका क्या हो गया जी, बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और कंपोनेंट हो गया। ओके हो गया। अगर आपको लेट्स सपोज कोई ऐसा पूछ लिया, स्ट्रक्चर पूछ लिया, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर पूछ लिया, आपको वो नहीं आता, सिंपली क्या लिखो, टाइटल, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये पॉइंट बना के अंदर जो मर्जी लिखते जाओ। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन था कि आपने सीवी और रेज्यूमे में जो है ना वो सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है। सिमिलैरिटीज़ में बात करें तो इनका पर्पस सेम होता है कि सारी सी बात है, सीवी और रेज्यूमे किस लिए लिखी जाती है। एक इंटरव्यूअर जो है ना वो एक इंटरव्यूअर बोलते हैं जो इंटरव्यू जिसने देना हो, और इंटरव्यू ही को देता है, मतलब जिसने इंटरव्यू देना है वो इंटरव्यू ही को देगा। ठीक है। WEE होता है इसका एंड पे स्पेलिंग। ओके हो गया। फिर क्या है जिसके गोल भी सेम है, कॉन्टेक्स्ट भी सेम है, इसका फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। डिफरेंस क्या है जी, साइज़ का डिफरेंस है। 1-2 पेजेस का होता है रेज्यूमे, सीवी का क्या होता है जी, 2 से ज़्यादा या कहाँ तक जाता है, 5-10 प्लस पेजेस तक चला जाता है। उसके बाद डिटेल वाइज की बात करें तो इस जो रेज्यूमे है ना, सिर्फ रेज्यूमे में हम क्या करते हैं, ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं और इसमें बुलेट्स लगी होती हैं, मतलब जैसे कह लो जैसे मैंने अब ये बयान किया हुआ है, बुलेट्स लगा के बस बताया हुआ है। ठीक है। अगर इसी तरह मैं इसमें सीवी की बात करूँ तो इसमें आगे मैं डिटेल भी अगर लिखती ना तो फिर क्या होना था, ये फुली डिटेल होना था। ये सीवी में हम फुली डिटेल देखते हैं कहाँ पे ये इस्तेमाल होता है, US, कनाडा, पाकिस्तान एट्सेट्रा, और ये हमारा इस्तेमाल होता है यूरोप और वर्ल्ड वाइड। सेक्शन की बात करें तो इसमें पहले आता है जी कॉन्टेक्स्ट, समरी, एक्सपीरियंस, स्किल्स, एजुकेशन वगैरह हम इसमें ऐड करते हैं। इसमें ये सारे पॉइंट ऐड करके यहाँ पे लिख के, उसके अलावा हम जो पब्लिकेशंस ऐड करते हैं, अपने कोई अवार्ड, कोई रिसर्च, कोई आपने अटेंड की हो, क्या कहते हैं, वर्कशॉप अटेंड की हो, सारी चीज़ें हम अपनी CV में लिखते हैं। तो ये डिफरेंस है। एंड पे उन्होंने ये पूछा हुआ था कि आपके ख्याल से दोनों में से सूटेबल कौन सी है। जाहिर सी बात है कि अगर हम सूटेबल की बात करें तो इतनी लेंथी चीज़ हम नहीं पढ़ते,
कोई भी नहीं पढ़ता। अगर किसी ने आप में से जॉब का दी हो तो आपकी जो आपने दी होती है जिसको CV या रेज़्यूमे आप बोलते हो वो 1 या 2 पेजेस का मसी होता है, ऐसे ही होता है ना। तो रिकमेंड क्या किया जाता है, रेज़्यूमे किया जाता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो उसमें जो है वो रिकमेंड रेज़्यूमे किया जाता है क्योंकि उसकी लेंथ शॉर्ट होती है, ठीक हो गया। बाकी वर्ल्ड वाइड की बात करें तो उनमें CV देखी जाती है, उनमें आपकी ये पब्लिकेशंस और रिसर्च वगैरह इनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, तो आप ये इस तरह से जो है वो लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, लेट्स ओपन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, क्यों, इसका पर्पस क्या है, और इसमें जो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स है वो बताएं। ज़ाहिरी सी बात है, हमने रिपोर्ट राइटिंग पढ़ ली है, हमने उसके पर्पस पढ़ लिए हुए हैं। हमने फॉर्मल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं ना उनको बोलता है। जैसे किसी चोर ने चोरी कर ली है या कुछ इस तरह का मामला है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो कोई काम हो गया तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ट्रिप रिपोर्ट, कहीं की ट्रिप जाना है तो उसके लिए होगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट रह गई है, वो मैं बताती हूँ आपको क्या होती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट एनालाइज करती है कि आपने जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट लिखा है या कोई आइडिया प्रेजेंट किया है या कोई प्लान लिखा है, क्या वो प्रैक्टिकल है या उसकी वर्थ है, और शुड वी डू दिस, इसका आंसर क्या होगा, शुड वी डू, क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिंपली फिजिबिलिटी रिपोर्ट का यही मतलब है, क्या है कि जो आपने रिपोर्ट लिखी है तो किसी भी प्रोजेक्ट रिलेटेड, किसी भी आइडिया, किसी भी प्लान के रिलेटेड, तो क्या उसको प्रैक्टिकल के तौर पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या उसकी वर्थ है या नहीं। तो ये सिंपली चीज़ें क्या होती हैं जी, क्या किसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, फिजिबिलिटी स्टडी में आ जाती हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी जो हमने क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया था। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, 24 से 25 वाला जो है वो पार्ट हो गया हुआ। इसके बाद हमारे पास एक 23 से 24 वाला पेपर रहता है और एक 24 वाला रहता है, एक 23 वाला रहता है, बस दैट्स इट। मेरे ख्याल एक और 23 वाला नहीं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जी 23 से 24 वाले पेपर की तरफ। अब इसमें वो कहता है कि लेटर क्या होता है और नॉन असेंशनल और असेंशनल पार्ट ऑफ लेटर क्या लिखना है। पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास। अब लेटर हम देख चुके हैं कि हमारे पास लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है बेसिकली, सिंपली आपने क्या करना होता है, लेटर में किसी न किसी को एक बात कन्वे करनी होती है, एक स्पेसिफिक नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है, किसी न किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने वो लिखना होता है। अब इसमें उसने जो नई चीज़ पूछी थी ना, वो ये पूछी थी कि नॉन असेंशनल आपने पार्ट्स लिखने किसके, बिजनेस लेटर के, ठीक है। ये एक नई चीज़ थी तो मैंने कहा शायद इसको जो है ना मैं समझा देती हूँ। नॉन असेंशनल पार्ट क्या होते हैं, ये जिसको हम कहते हैं ऑप्शनल पार्ट, ऐसे पार्ट जो ज़रूरी ना हो, ठीक है। क्वेश्चन से समझ लेना कि इसका मतलब ये है। ओके, सबसे पहले आ गया जी लेटर हेड, जिसमें कंपनी का नाम, लोगो या एड्रेस वगैरह हो, ये ज़रूरी नहीं है। रेफरेंस नंबर देना ज़रूरी नहीं है। अटेंशन लाइन, कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखनी जिसमें अटेंशन हो के टेंशन हम ले रहे हैं। सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखनी। इंक्लोयर नहीं लिखना, इंक्लोयर कहते हैं रेज़्यूमे, CV वगैरह इंक्लूड नहीं करना। और है कॉपी नोटेशन, जिसको हम CC भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है फाइनेंस मैनेजर जो है ना वो कहता है कि फाइनेंस मैनेजर के पास भी इसकी कॉपी है, वो नहीं है आपने जो है ना, ये हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑप्शनल है, नॉन असेंशनल पार्ट है। अब असेंशनल क्या पार्ट है, मैंने कहा अगर वो नॉन असेंशनल पूछ सकता है तो वो असेंशनल भी तो पूछ सकता है ना, तो इसलिए मैंने ये भी लिख लिया। इसमें क्या होता है जी, डेट आपके पास असेंशनल होती है कि आपने डेट लाजमी लिखनी है। इनसाइड एड्रेस, ठीक है, ये लाजमी लिखना है अपनी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला जो एड्रेस है वो लाजमी लिखना है। सैल्यूटेशन लाजमी लिखनी है। सैल्यूटेशन मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था पिछली वीडियो में, वो क्या था कि वो जैसे रिस्पेक्टेड सर हम लिखते हैं ना, लेटर जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर, डियर प्रिंसिपल, इस तरह का उसको बोलते हैं, ग्रीडिंग्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी आ जाती है, बॉडी लाजमी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर आपने जो है वो उसको कह लो कि जिसमें आपके पास रेफरेंसेस या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं वो लिखना होता है, और सिग्नेचर वगैरह। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर उसको बोलते हैं, वही वाला जो हम पढ़ के आ रहे हैं, योर सिंसियरली, योर अफेक्शनली, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो इसमें आ जाती हैं, और सिग्नेचर एंड पे लाजमी होते हैं। तो ये हमारे पास है लेटर और उसके असेंशनल और नॉन असेंशनल पार्ट, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन पेपर बहुत मज़े का था, इसमें था जी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखो उनकी, कल देखो काम की कि कैसे करिए कि सारी आउटलाइन उसे छोड़ के उन्होंने ये सवाल दिया हुआ है, गुड न्यूज़ मैसेज, बैड न्यूज़ मैसेज और न्यूट्रल मैसेज क्या होता है। सारी सी बात है, गुड न्यूज़ मैसेज में क्या होगा, कोई ना कोई गुड न्यूज़ होगी, एक सक्सेस को प्रूव करेगा, पॉजिटिव वाइब होगी, एक्सेप्टेंस को कह लेगा, और उसके बाद इसका फ्रेंडली मतलब क्लोज होगा। और इसके बाद क्या, इसमें जो बैड न्यूज़ है इसमें क्या हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, जाहिर सी बात है, रिजेक्शन होगा, रिफ्यूजल होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और एटसेट्रा। और न्यूट्रल में बात करें कि शायद कोई डेली रूटीन वाली कोई बात हो, कोई अपडेट हो, या कोई कह लो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ना हो। एग्जाम्पल की बात करो जी, आपने एक जो है वो लेटर लिखा हुआ था
किसी कंपनी को, और उन्होंने जो है ना वो इम्प्रूव कर दिया, और उन्होंने आपको जो है ना वो एक मैसेज भेजा कि हमने आपका जो है वो लेटर या आपकी जॉब जो है ना वो प्रूव हो चुकी हुई है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, वेरी गुड। और ये इसमें एग्जांपल आ गई। बैड न्यूज़ में क्या कि उन्होंने हमारा लेटर जो वो रिजेक्ट कर दिया, मैं जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया, तो हमारे पास बैड न्यूज़ आ गई। न्यूट्रल में हम क्या कह सकते हैं कि जैसे डेली की रिपोर्ट है कि आज आप लोगों ने एक हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें जो है ना वो कहा कि आपने आज जो है ना वो 3 बजे आना है, या आज जो है ना वो इतनी हमें अर्निंग हुई, और ये जैसे मतलब डेली रूटीन वाले मैसेजेस जिसको हम कह देते हैं ना कि आज हमारी मीटिंग है, इस तरह। तो ये हमारे पास इसमें ये आ जाएगा। ओके हो गया, ये पार्ट जो है वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि टेक्निकल रिपोर्ट लिखो और उसके पार्ट बताओ। इसके पार्ट की बात करें तो ये पार्ट जो हमने पहले वाली जो वीडियो थी ना 2026 वाले पेपर में, उसमें हमने जो है ये पार्ट्स देख लिए थे, ठीक है। तो ये वही वाले पार्ट्स उन्होंने हमसे पूछे हुए, तो ये आप लोगों ने अब जो है ना वो तैयार कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था टेक्निकल रिपोर्ट में बताओ डिफरेंस और बिजनेस प्रपोजल में बताओ डिफरेंस। टेक्निकल रिपोर्ट आपका जी है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेथड, फैक्ट और रिजल्ट्स पे बेस करता है, और बिजनेस प्रपोजल क्या है, ये एक परसुएसिव डॉक्यूमेंट होता है जो टू सेल अ सोल्यूशन के एक सोल्यूशन को निकालने के लिए प्रोजेक्ट और सर्विस क्लाइंट और मैनेजमेंट को देने के लिए इस्तेमाल होता है। डिफरेंस की बात करें तो ये जी इसका पर्पस क्या है, पर्पस में डिफरेंस बता दिया सबसे पहले। इन्फॉर्म करता है, एक्सप्लेन करता है, इवेल्युएट करता है फैक्ट्स और डाटा और फाइंडिंग्स वगैरह। ये परसुएट करता है जी आपका जो है ना कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं, परचेज सर्विस के लिए जो है ना, ये किसी चीज़ को बेचने के लिए बिजनेस प्रपोजल लिखा जाता है। टेक्निकल रिपोर्ट जो है ना वो किसी ना किसी चीज़ की फैक्ट्स और बेस पे किसी ना किसी सब्जेक्ट पे बेस करती है, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें तो इसका आफ्टर अ प्रोजेक्ट रिसर्च, इसका जो है ना ड्यूरिंग और आफ्टर अ प्रोजेक्ट इसका जो है वो टाइम होता है। और इसकी क्या जी, राइट बिफोर अ प्रोजेक्ट बिगिंस इट पिच द आइडिया एंड द आउटलाइन कॉस्ट। इसमें जब हमने ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली, को आउटलाइन की कॉस्ट और आइडिया को पिच कर लिया, उसके बाद जो इसका टाइम ख़त्म हो जाता है। फोकस करता है, ये फोकस करता है ऑफ समथिंग, हाउ समथिंग वर्क, किस तरह जो है वो काम होता है, साइंटिफिक डाटा पे, इंजीनियरिंग पे, प्रोसीजरल आउटकम पे एट्सेट्रा। और ये क्या जी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेली वेरिएबल्स, प्राइसिंग और ओवरऑल द बिजनेस वैल्यू। तो समझ आ रही है कि मतलब जो हमारे पास बिजनेस प्रपोजल है वो किसी न किसी चीज़ को सेल करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और जो टेक्निकल रिपोर्ट है ना वो जैसे कह लो कि अगर हमने कोई स्टडी वगैरह रिसर्च वगैरह करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। टेक्निकल एक्सपर्ट, इंजीनियर्स एंड इसको जो है इसकी ऑडियंस कौन कौन इसको इस्तेमाल करता है, जो हमारे पास आता है ना टेक्निकल रिपोर्ट, उसको जो है ना वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स, इंजीनियर, साइंटिफिक और मैनेजर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और ये डिसीजन मेकर्स, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स एट्सेट्रा इसको इस्तेमाल करते हैं। टोन इसकी न्यूट्रल होती है, स्ट्रिक्टली भी हो जाती है, फैक्चुअल और अनबाइस होती है। इसकी परसुएसिव, कॉन्फिडेंस एंड एक्शन ओरिएंटेड होती है। तो ठीक है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। ठीक हो गया, तो हमारे पास जो ये वाला पेपर था वो भी क्या हो गया है, सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हमारे पास जो है ना वो 2 पेपर रह गए हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो है वो लाजमी आपने करने ही करने, वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उसको रिकॉर्ड करूँगी।